कभी है। आपने बचपन में गब्बर सिंह की कहानी तो सुनी होगी। आखिर गब्बर सिंह के साथ क्या हुआ, उसकी मृत्यु कैसे हुई, या फिर उसको मारने वाला कौन था। हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे आईपीएस की जिन्हें आज भी हमारे देश के इतिहास के पन्नों में उनके वीरताओं तथा उनके कामों के लिए याद किया जाता है। वे भारत के पहले ऐसे पुलिस अधिकारी थे जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आईपीएस के.एफ. रुस्तम जी के बारे में, जिन्हें डाकू गब्बर सिंह को मारने वाला भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में के.एफ. रुस्तम जी के संघर्षों के बारे में बात करेंगे और उनके संघर्षों से क्या सीख सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। के.एफ. रुस्तम जी का जन्म 1916 में नागपुर के पास एक पारसी परिवार में हुआ था। वे शुरू से पढ़ने में बहुत मेधावी थे। महज 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा पास कर एक पुलिस अधिकारी बने। 1952 में आज़ादी के बाद आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भारत की एक खुफिया एजेंसी है, उसके उप निदेशक बनाए गए। साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिसे उन्होंने 6 सालों तक बखूबी संभाला। बात 1958 की है, जब चंबल के क्षेत्र में डाकुओं का खौफ काफ़ी बढ़ गया था। उस समय एक ऐसे पुलिस अधिकारी की आवश्यकता थी जो चंबल के क्षेत्र से डाकुओं का सफाया कर सके, साथ ही वहाँ के लोगों को डाकुओं के खौफ से मुक्ति दिला सके। के.एफ. रुस्तम जी ने गृह मंत्रालय को एक लेटर लिख अपना नाम प्रपोज किया। उन्होंने चंबल के क्षेत्र में जाने की बात रखी। फिर 1958 में ही रुस्तम जी की पोस्टिंग भोपाल में एज आईजी होती है। आईजी का कार्यभार संभालने के तीसरे दिन ही डाकू गब्बर सिंह बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रुस्तम जी का स्वागत करता है। गब्बर सिंह उस समय चंबल में आतंक का दूसरा नाम हुआ करता था। उसके कुछ दिन बाद ही तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर के.एन. काटजू जी भिंड के दौरे पे थे, जो भोपाल के क्षेत्र में ही आता था। उसी समय डाकू गब्बर सिंह ने 11 ग्रामीणों की नाक काट ली थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने देवी के सामने 116 लोगों की नाक चढ़ाने की मन्नत मानी थी। उस समय मध्य प्रदेश के डाकुओं से निपटना और भी मुश्किल था, क्योंकि उसको जाति के नाम पे समर्थन मिलता था। लोग डाकुओं के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। लेकिन के.एफ. रुस्तम जी ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त तमाम अनुभवों का उपयोग कर डाकुओं के बारे में छानबीन शुरू कर दी। कई पुलिस वालों को भेष बदलकर गांव में रहने के लिए भेजा गया। कोई बढ़ई बनकर, कोई नाई बनकर तथा कोई व्यापारी बनकर गांव में रहकर डाकुओं के बारे में सूचनाएं एकत्र करता था। उसके हर एक मूवमेंट पे नजर रखता था। इन तमाम ऑपरेशनों के दौरान पुलिस बलों और डाकुओं की भिड़ंत इस प्रकार हुई कि गोलियों की गनगनाहट लोगों की कानों तक आ पहुंची। काफी मुशक्कत करनी पड़ी चंबल के क्षेत्रों में, लेकिन अंततः डाकुओं को मार गिराया गया। एक मुठभेड़ में डाकू गब्बर सिंह मारा गया और चंबल के क्षेत्रों को डाकुओं से आजाद कराया गया। रुस्तम जी के इसी बहादुरी, सूझबूझ और निर्भयता को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल के गठन का कठिन काम भी सौंपा गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। रिटायर होने के बाद और अपनी मृत्यु से कुछ साल पहले साल 1999 में रुस्तम जी अपनी पत्नी के साथ भोपाल पहुंचे। वे शाम के समय झील के किनारे टहलने निकले। उन्होंने कुछ कांस्टेबलों को देखा और उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि यहाँ एक रुस्तम जी हुआ करते थे। तभी उन कांस्टेबलों में से एक कांस्टेबल कहता है कि हाँ, वे बहुत पुराने थे, चल बसे होंगे। ये सुनकर उनकी पत्नी नाजू काफी परेशान हो गई, काफी गुस्सा हो गई। तब रुस्तम जी ने बड़ी सहजता से समझाया और कहा, हमेशा किसी एक को याद नहीं किया जाता। आखिरकार 2003 में वे इस मिट्टी में विलीन हो गए और आज भी उनके कामों ने देश के इतिहास में उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। सीमा सुरक्षा बल के जवान हर वर्ष स्थापना दिवस पे रुस्तम जी को याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जबकि मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को हर वर्ष उनके नाम पे वीरता पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें साल 1972 में पद्म भूषण से तथा साल 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। अगर रुस्तम जी चाहते तो आईबी के उप निदेशक के पद के बाद अपनी पोस्टिंग किसी भी विभाग में करा सकते थे और बाकी की जिंदगी सरकारी तनख्वाह के साथ आराम से गुजार सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए
अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने संघर्ष का ऐसा कठिन रास्ता चुना जिसे पार पाना मुश्किल था। आज हमें भी के.एफ. रुस्तम जी जैसा बनना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए याद कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप Facebook पे हमें सुन रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।